दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हरियाणा लाइनमैन, सेल टेक्नीशियन और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन में लाइनमैन और सब स्टेशन अटेंडेंट का अब पेपर होना है। इन सब के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपका स्कोर कितना सही हुआ। मोस्टली टारगेट हमारा हरियाणा लाइनमैन का है। सो हरियाणा वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताया करो। हाँ, और अब ये मत कह देना कि जी एग्ज़ाम नज़दीक है, कमेंट करना टाइम कितना है जी। ज़रूर कमेंट करके हमें बताया करो आपको कैसे क्वेश्चंस लगे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज भी इस वीडियो के लिए चूज किए हैं। डिटेल से आपको एक्सप्लेन करके कारण सहित उत्तर बताएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन आप लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लिए हैं क्योंकि हमने हरियाणा के बारे में देखा है। लास्ट 3 पेपर हुए तब भी हमने देखा था। उससे पहले हरियाणा सब स्टेशन अटेंडेंट का एक क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको ज़रूर देखना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनको हम सोचते नहीं हैं, या हम सोच देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन तो कौन पूछेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को चूज़ किया है जिनको हम ये मानते हैं कि यार ये तो कौन पूछेगा, जबकि पेपर में आ भी जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन से। आप भी अपने आंसर तैयार रखिएगा, ज़रूर उत्तर करें और कंफर्म करें कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो किस राशि का मापन करते हैं। अब देखो इसके बनते हैं 2 क्वेश्चन। अगर सवाल ये होता कि किस राशि का मापन नहीं करते हैं, तब तो आपको जाना है डी उत्तर के साथ कि वो रेजिस्टेंस का मापन नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ तो ये पूछ रहा है कि किस राशि का मापन करते हैं, तो वैसे हम डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं करंट, वोल्टेज और पावर तीनों का उससे मापन कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो ध्यान रखना, डायनेमोमीटर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जनरली पावर मेजरमेंट के लिए तैयार किए जाते हैं, शक्ति मापने के लिए होते हैं। ए ऑप्शन करेंगे, क्योंकि करंट और वोल्टेज नापने के लिए और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो गया, मूविंग आयरन हो गया, पीएमएमसी हो गया, इंडक्शन हो गया। जबकि इन सब में अगर वाट मीटर देखें तो केवल एक आता है, इंडक्शन वाट मीटर। सो शक्ति नापने के लिए डायनेमोमीटर प्रकार का इंस्ट्रूमेंट सबसे बेटर माना जाता है। ए उत्तर करेंगे। अगला क्वेश्चन, और ये दोस्तों क्वेश्चन है थोड़ा सा अधूरा भाई, ठीक है, इसमें डेटा कम दिए हुए हैं तो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी इसका उत्तर याद कर लेना। एग्ज़ाम में अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो 3 ओम उत्तर कर देना, क्वेश्चन सही मान लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, 1 मिली एम्पियर एमीटर के साथ 10 मिली एम्पियर नापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना करो। इसमें क्या होता है कि जब 1 मिली एम्पियर का मापन कर रहा होता है उस दौरान आपको मीटर का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात होना जरूरी होता है। जब तक हमें मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। या फिर मीटर की वोल्टेज का पता होना ज़रूरी है कि 1 मिली एम्पियर का डेफ्लेक्शन देता है तो उस समय वोल्टेज इस पर कितनी मिलती है, तो फिर हम रेजिस्टेंस निकाल लेते। अगर हमें वी या आर दोनों में से कोई एक है हमारे पास तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। अब इसमें कैलकुलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है देखो मैं आपको बताऊं। शंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है RM/N-1। RM होता है मीटर का रेजिस्टेंस। अब ये तो हमारे पास है ही नहीं। हाँ, N गुणक घटक का मान हमें मिल सकता है, वो I/IM से होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RM जब तक नहीं है तो फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम मान को, ठीक है। तो ऑप्शन याद रख लेना। अगला सवाल, बेल्टेड केबल है, एक्स से इंगित भाग का नाम पूछा है अपन से कि इस पार्ट का नाम क्या है बताइए। तो इसकी दोस्तों मैं एक कंप्लीट फ़ोटो आपके सामने अपडेट कर देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कहाँ कौन सा पार्ट है। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक करके इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं मोटा मोटी आपको बता दूँ, ये बाहर से जो दिखाई दे रहा है ये आर्मर्ड होती है। उसके बाद में इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक सा पार्ट आ रहा है यहाँ, ये वाला पार्ट,
आर्मर्ड के ठीक जस्ट बाद वाला ये है जूट और हेसियन टेप, यानी या तो जूट है या हेसियन की टेप है। उसके बाद में ये जो वाइट वाला जिसको एक्स से इंगित किया है ये लेड शीट है। उसके बाद का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पेपर का इंसुलेशन है, ये हमारी कोर है, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये जूट फिलिंग है। यानी एक्स से जिस भाग को इंगित किया है वो लेड शीट ही है। सी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के जॉइंट का उपयोग किया जाता है। ये तो जॉइंट वाली क्लास मैंने आपको दी हुई है, देख सकते हैं आप। रैट टेल जॉइंट बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है पिग टेल जॉइंट, और या इसे ट्विस्टेड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम होते हैं इसके, सबसे साधारण जॉइंट यही होता है। आगे पूछा है कि इस जॉइंट का नाम क्या, आपको जॉइंट दिखाया गया है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया था वैसे। और यहाँ अगर आकृति आप देखो ना तो 2 हाथ एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जॉइंट को मेरिड जॉइंट ही बोलते हैं। देखो स्कार्फड जॉइंट होता है ना, वो तो इस तरह से होता है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं, ऐसे होता है स्कार्फड जॉइंट तो, ठीक है। यहाँ तार बांधते हैं, ये स्कार्फड जॉइंट होता है। और ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट आता है, वो सीधा जॉइंट होता है। और वेस्टर्न यूनियन वाले में थोड़ा सा यहाँ अंतर नज़र आएगा। खैर इसमें आप ए ऑप्शन के साथ ही जाना, मेरिड वाला जॉइंट बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1000 वाट 240 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके द्वारा उत्पन्न हीट की गणना करो। 5 मिनट के लिए इसके द्वारा काम किया गया। देखो दोस्तों, जूल में ऊष्मा की गणना कर दो या जूल में एनर्जी की गणना कर दो, बात एक ही होती है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पावर इनटू टाइम वाला लगा देना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी भी जूल में है और हीट भी जूल में है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हीट के लिए I² RT होता है ना, तो I² इंटू आर जो है ये पावर का ही तो है फॉर्मूला, तो पावर इनटू टाइम कर दो, बात एक ही है। भाई हीट के लिए सबको पता है I² RT होता है, I² इंटू आर पावर के लिए होता है। तो देखो सीधा सीधा दिया हुआ था पावर 1000 वाट, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। अब इतना सा ध्यान रखना था कि समय सेकंड में होना चाहिए, है ना। 60 से मल्टीप्लाई और कर दो, ये जितना भी उत्तर आएगा उसमें आपको क्या करना है कि 4.18 का भाग और देना है, जिससे ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जूल में आएगा। फिर 4.18 का भाग दोगे तो कैलोरी में आएगा, फिर 1000 का उसमें भाग और देना है तो किलो कैलोरी में आएगा। तो अब देखो 1000 से 1000 सीधा काट दिया, और ये आपका बन रहा है 300। 300 में 4.18 का भाग देना, उत्तर आएगा 71.6 किलो कैलोरी, ठीक है। 71.77 आएगा वैसे तो, पर कोई बात नहीं, 76 के आसपास भी है तो चलेगा। फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आप कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान ज़रूर करना। मुझे ज़रूर बताना आपका भी उत्तर इतना ही आया क्या, कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें भी पता लगे कि आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, पढ़ रहे हो। अगला सवाल, अंडरग्राउंड केबल में एक्स से दर्शाए भाग का नाम क्या है। तो ये भी लेड शीट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डी उत्तर ही आएगा। देखो इसमें सबसे पहले कोर है, उसके बाद पेपर का इंसुलेशन है, फिर लेड शीट है, फिर बेडिंग है और आर्मर्ड है, फिर आपकी बेडिंग है, फिर आर्मर्ड है, ठीक है ना। ये डबल आर्मर्ड केबल है, ठीक है। डी उत्तर है, लेड शीट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ज़रूर इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। 200 वाट और 240 वोल्ट रेटिंग के 2 लैंप है, 240 वोल्ट सप्लाई के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनके द्वारा कुल शक्ति की गणना करो। देखो वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर बराबर रेटिंग वाले हो तो उनका रेजिस्टेंस बराबर होता है, तो ड्रॉप भी बराबर कराएंगे। 240 वोल्ट के साथ जब सर्किट में जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है, दोनों को 120 वोल्ट मिलेंगे, राइट। और 120 वोल्ट का मतलब है रेटिंग का आधा वोल्टेज मिलना। मैंने बताया कि जब वोल्टेज 1/2 मिलता है तो पावर 1/4 हो जाती है, यानी 200 वाट वाला 50 वाट का कंजप्शन कराएगा
इसी तरह से दूसरा 200 वाट वाला है, वो भी 50 वाट का कंजप्शन कराएगा। दोनों ने मिलकर कितने का कंजप्शन करवाया? 100 वाट का कंजप्शन करवाया। ये आपका उत्तर रहेगा। यानी सीधी सी बात है, 1/4 कर दिया करो पावर का। वैसे देखो, अगर इन दोनों को समांतर में जोड़ते तो कितना कंजप्शन होता? 400 वाट। क्यों? क्योंकि 240 वोल्ट है, दोनों को पूरी पूरी वोल्टेज मिलती, दोनों पूरा पूरा कंजप्शन कराते। 200 वाट का एक कंजप्शन करवाता, 200 वाट का दूसरा कंजप्शन करवाता। दोनों ने मिलकर कितने करवा दिए? 400 वाट। अब वोल्टेज जस्ट आधी हो रही, तो इस 400 का क्या करो? चौथा हिस्सा कर दो। 400 में 4 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आया? 100 वाट। अभी आपका उत्तर कितना रहेगा? 100 वाट इसका कंजप्शन आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप ज़रूर ट्राई करें सोल्व करने का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सोल्डरिंग की इस विधि का नाम क्या है? तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका क्या है कि उत्तर गलत दिया हुआ है। असाइनमेंट के साथ मत जाना भाई। ये सोल्डरिंग गन कहलाती है, सी उत्तर करना है आई थिंक, और इसको डी उत्तर दिया हुआ मान रहे हैं, ये गलत है। ये सोल्डरिंग गन कहलाती है, और इसमें जिस तार पर सोल्डरिंग करते हैं ना, उसी तार में से करंट आती है और उसी के माध्यम से ये गर्म होती है। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जाता, ये इस विधि का नुकसान भी है। फिर पूछा है नेक्स्ट कि सोल्डरिंग की इस विधि का नाम क्या है? तो इसमें भी गलत दिया हुआ है, सोल्डरिंग गन कर दिया, जबकि ये सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, बस इन दो क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन थी, और ये दे देते हैं हरियाणा लाइनमैन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। हरियाणा लाइनमैन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको हम सोचते नहीं हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ कर जाए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप इसे सोल्व करने का प्रयास करें। हालांकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले कई बार करवाए ज़रूर हैं। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी 32 एम्पीयर रेटेड केबल है, जिसे हमने रिवायरेबल फ्यूज से बांध दिया है। देखो दोस्तों, होता क्या है कि रिवायरेबल फ्यूज जो होती है ना, ये जो आता है, ये आपका कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में आता है। ठीक है, और कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का जो गुणक घटक होता है वो 0.81 होता है। इसलिए जब भी इसकी रेटिंग करंट ज्ञात करनी हो तो उसको करंट को 0.81 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जब आप 32 को 0.81 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आएगा 26 एम्पियर। सी उत्तर सही हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए कि अगर ये क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए होता, जैसे सर्किट ब्रेकर से होता, तो फिर इसको 1.23 से मल्टीप्लाई, तो क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए क्या आपको, जैसे ये 32 एम्पियर था तो इसको 1.23 से मल्टीप्लाई करते, फिर आपका लगभग 39 एम्पियर के आसपास उत्तर आ जाता। जैसे ये अगला क्वेश्चन देखो, सेम वैसे दे दिया वापस, 16 एम्पियर की केबल है कोई, और कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए इसको प्रोटेक्ट किया गया है। बताओ इसकी रेटिंग कितनी है? तो क्वेश्चन सेम ही हो गया ना, 16 को 0.81 से मल्टीप्लाई करना है, लगभग 12.97 एम्पियर आएगा। उत्तर कितना हो गया? 13 एम्पियर। अगर ये क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए होता तो फिर आपको इसको क्या करना था, यहाँ पर 1.23 से मल्टीप्लाई करना था, फिर आपका लगभग ये 20 एम्पियर उत्तर बन जाता। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है ना। आगे देखो, जिसमें डाउट लग रहा है आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है उसमें किस तरह के कंडक्टर होते हैं। भाई पुराने टाइम से प्रचलित है, हम सब जानते हैं, उसमें ACSR तार होता है, और ACSR किस तरह का तार माना जाता है? बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर यानी बिना इंसुलेशन वाला। अब डाउट क्या लग रहा है? डाउट ये लग रहा है आजकल 2 तार केबल वाली सिस्टम चालू कर दिया गाँव में, जैसे हम देखते हैं, लेकिन उसमें भी एक तार तो बिना इंसुलेशन का ही होता है। फेज कंडक्टर जो होता है ना, उसी पर इंसुलेशन जनरली देखने को मिलता है, लेकिन हमें कन्वेंशनल परंपरागत जो तरीका है उस उत्तर के साथ जाना होता है, इसलिए सी ही आएगा इसमें। बेयर कंडक्टर होते हैं, नंगे चालक तार बोलते हैं अपन इनको। अगला क्वेश्चन दोस्तों वापस रिपीट हो गया, ये तो मैंने करवा दिया था, खैर है ना, ये तो रिपीट हो गया 200 वाट वाला। और ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध समांतर में है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों समांतर में
कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के 5 फॉर्मूले होते हैं और मैंने पांचों करवाए हुए हैं। प्लीज़ आप थ्योरी की क्लास देखें, प्लेलिस्ट में जाइए डीसी थ्योरी में, वहाँ मिलेगा। देखो तरीका क्या है कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 1/RT करते हैं। कहीं पर किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ। तो फिर दूसरा तरीका कौन सा लाएं? दूसरा तरीका ये होता है कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। उसमें किया है कि इस संख्याओं को पलट देते हैं, तो फिर इसका डी उत्तर सही आएगा। पहले ही 1/R1 प्लस 1/R2 कर दो तो फाइनली संख्याएं इंटरचेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल इसका डी उत्तर सही है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है इसमें, ध्यान रखें, ठीक है ना। किसी को लग रहा होगा कि इसमें बी उत्तर हो जाए, नहीं होगा बी, है ना। आगे देखो दोस्तों, सवाल क्या पूछा कि चालक तार के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोगुना हो जाता है। देखो दोस्तों, अगर क्षेत्रफल को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध उसका 1/2 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। तो डी उत्तर आएगा डिक्रीज टू टाइम, यानी 2 गुना कम हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब होता है घटना। जैसे 10 ओम है तो इसका 2 भाग कम हो जाएगा, मतलब 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। यानी इसने वैसे ये लिखना था हाफ हो जाएगा, आधा नहीं लिखा इसने, तो वो थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न लग रही होगी, और कुछ नहीं है। आगे देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल पूछा कि संतुलन की अवस्था में इस प्रतिरोधक का मान बताइए कितना है। तो देखो 2 तरीके होते हैं, या तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात P/Q का इन दोनों भुजाओं के बराबर कर दो, यानी S/R के बराबर कर दो, या फिर दूसरा तरीका होता है इन दोनों भुजाओं का अनुपात P/S को इन दोनों भुजाओं के बराबर कर दो, यानी Q/R के बराबर कर दो। उत्तर एक जितना आएगा। मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं, आप दोनों से ट्राई करना, मैं 100% गारंटी देता हूँ दोनों से उत्तर बराबर आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, या तो इन दोनों का अनुपात कर दो बराबर आएगा, या फिर इन दोनों का अनुपात कर दो बराबर आएगा। देखो कितना दिया हुआ है, P का मान है 400, Q का मान है 200, यानी 2/1 हो गया। तो फिर S और R का मान ज्ञात करना है। तो देखो S का मान कितना है 12, इसका मतलब ये कितना होगा 6। कैलकुलेशन करके मिलान जरूर कर लेना, तरीका मैंने आपको बता दिया। बी उत्तर यहाँ पर अपना सही रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ये पूछा है कि समांतर परिपथ में अगर R2 प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पूछी है। देखो 24 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, इन दोनों का मान दे रखा है, करंट निकाल दो, टोटल करंट में से घटा देंगे, उत्तर निकाल देंगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो ये दिया हुआ है 8 ओम, 24 वोल्ट में भाग दोगे करंट आएगा 3 एम्पियर। ये दिया हुआ है 3 ओम, करंट आएगा 8 एम्पियर। 8 और 3 कितनी होगी 11, 15 एम्पियर टोटल करंट है। 11 एम्पियर इन दोनों में से जा रही है, तो यहाँ से कितनी जा रही है फिर 4 एम्पियर। देखो 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, 4 एम्पियर इसमें से करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कितने का हुआ 6 ओम का। साधारण सी बात है, उत्तर कर सकते हो कि नहीं। थोड़ा लंबा प्रोसेस ज़रूर है, सुनिए मैं बताता हूँ दोबारा क्या करना है। इन दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इनकी करंट निकाल दो, इन दोनों करंट को जोड़ लो, कुल करंट में से घटा दो, क्योंकि बची हुई करंट इसी में से जाएगी। अब हमें इसका I मिल गया और V मिल गया, तो R निकाल सकते हैं। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या। तो बस दोस्तों इतना ही करवाएंगे इसमें, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दे देंगे। चलो एक ही और है बचा हुआ है, हो गया। ये कह रहा है समांतर में अगर एक शाखा ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, केवल वही शाखा काम नहीं करेगी, बाकी चलता रहेगा। नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में से कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, जबकि बाकी सब में से चलेगा। हाँ, अगर सीरीज में एक ओपन हो जाए तो किसी में से भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर प्लीज़ शेयर किया करें ताकि चैनल लोगों तक पहुँचे। 100 की हमारा टारगेट है, सपोर्ट कीजिए चैनल को।